You are welcome again at our YouTube channel. Today we will learn about prepositions part 4. और मुझे आशा है कि जो पिछले हमारे पास थे prepositions के वो आपको समझ में आए होंगे। और आज हम पढ़ने वाले सबसे पहले prepositions above। देखें एक बार, use of above to show the idea of higher than, कि अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से अगर उसकी तुलना की जाए, और तुलना किसकी? ऊंचाई की। अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज से ऊंची है, से ऊंची है, इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अबोव का प्रयोग किया जाएगा। एक बार एग्जांपल्स देखिए आप। एग्जांपल, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री, कि जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो किससे ऊंचे हैं? पेड़ से ऊंचे हैं। या आप कह सकते हैं कि बर्ड्स कहां उड़ रहे हैं? पेड़ से ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन ऊंचाई क्या उनकी? पेड़ से ऊंची। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अबोव का प्रयोग किया जाएगा। नंबर सेकंड एग्जांपल, माउंट एवरेस्ट इज 8850 मीटर्स अबोव सी लेवल, कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी है हिमालय पर्वत की, वो सी लेवल से 8850 मीटर, सी लेवल से 8850 मीटर ऊपर है। अब बात यहाँ पर आई, सी लेवल से ऊपर, समुद्र तल से ऊंचाई, और कितनी? 8850। तो यहाँ पर एक चीज को दूसरी चीज से ऊंचा बताया गया है, और इसके लिए अबोव का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, यूजिंग नंबर 2 to show more than in numbers and quantity. To show more than in numbers and quantity. Numbers और quantity में भी किसी नंबर से, किसी क्वांटिटी से ज्यादा किसी दूसरी क्वांटिटी को, दूसरे नंबर को बताया जाता है, तुलना की जाती है, तो भी अबोव का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए एक बार, देयर आर अबोव 80 रूम्स। अब जो यहाँ पर जिस चीज से, जिस नंबर से तुलना की गई है, वो क्या है? 80 रूम्स। क्या है? 80 रूम्स। और रूम्स क्या बताया गया? अबोव। अबोव मतलब से ज्यादा। यहाँ पर क्या है? अबोव मतलब से ज्यादा। तो यहाँ पर बताया गया है कि देयर आर 80 रूम्स इन आवर स्कूल बिल्डिंग, कि हमारे विद्यालय की बिल्डिंग के अंदर जो 80 रूम्स है, उससे भी ज्यादा रूम्स है। 80 रूम्स नहीं है, 80 रूम से ज्यादा है। तो यहाँ पर किससे तुलना की गई है? एक नंबर से, एक क्वांटिटी से, किसी दूसरे नंबर या क्वांटिटी की। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोर देन इन नंबर्स एंड क्वांटिटी के लिए भी अबोव का प्रयोग किया जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट और पोजीशन। And listen to me carefully. There are many prepositions that shows the idea higher and above. बहुत से ऐसे prepositions हैं जो के ऊपर या ऊपर को दर्शाते हैं, जैसे upon है, above है, over है। ये सारा जो इन prepositions का अर्थ है, आइडिया है, मिजाज, वो क्या है? के ऊपर। लेकिन सभी जो prepositions है वो क्या है? अलग अलग है। अबोव का हमने प्रयोग किया, वहां पर बात आई हायर देन, से ऊंचा होना। अगर हम बात करते हैं ओवर की, तो ओवर का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक बात जोड़ दी गई है, क्या? वर्टिकली अबोव। बिल्कुल उसके वर्टिकली होना चाहिए, ऊपर तो हो लेकिन इधर उधर नहीं, वर्टिकली अबोव होना चाहिए। तब किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर का प्रयोग किया जाएगा। तो ओवर को हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जो अपना आप अबोव, इनका अर्थ भी क्या होता है? के ऊपर, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। नाउ वी विल लर्न अबाउट ओवर। लिसन, यूज ऑफ ओवर टू शो द वर्टिकली अबोव पोजीशन ऑफ अ थिंग ऑन अनदर थिंग विद टचिंग और विदाउट टचिंग बट कवरिंग कंप्लीटली। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के बिल्कुल वर्टिकली अबोव, हेड के बिल्कुल ऊपर, समझ सकते हो आप। फॉर एग्जांपल, कि हेड के बिल्कुल ऊपर वर्टिकली अबोव होती हैं, चाहे उनमें दोनों में टचिंग हो
या टचिंग ना हो, लेकिन वो उसको घेरे। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिखवाया, दो यूजेस करवाए एक के साथ ही। और का प्रयोग कब किया जाता है? वर्टिकली अबोव के लिए भी, और टचिंग के लिए भी किया जाता है, विदाउट टचिंग के लिए भी किया जाता है। लेकिन टचिंग या विदाउट टचिंग, लेकिन कंप्लीटली वो क्या करता है? उसको कवर करता है। विदाउट टचिंग होगा तो ऊपर से वो उसको कवर करेगा, वो वर्टिकली होगा ऊपर, और विदाउट टचिंग होगा, विद टचिंग होगा तो उसको बिल्कुल घेरेगा, ढकेगा। इसके लिए और का प्रयोग किया जाता है। एक बार एग्जांपल देखिए आप। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, स्टेक द क्लॉथ और द टेबल। यहाँ पर जो वर्टिकली अबोव की बात है कि बिल्कुल ऊपर। इस अर्थ में सेकंड जो आपका यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सेकंड एग्जांपल जो वर्टिकली अबोव को बताएगा, ये बिल्कुल कौन से एग्जांपल को बता रहा है, किस यूजेस को बता रहा है, किस यूजेस को बता रहा है कि एक ऐसी चीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर है और टचिंग भी है और कंप्लीटली उसको क्या करता है? टच करते हुए कवर करता है। उसका एग्जांपल हमने दिया यहाँ पर, देखिए एक बार। स्प्रेड द क्लॉथ और द टेबल, कि आप क्या करें? टेबल के ऊपर जो कपड़ा है उसको फैला दें। आप देखिए, आपने देखा होगा घर के अंदर जब किसी टेबल के ऊपर आप कपड़ा रखते हो, कोई भी डेकोरेटिव जो क्लॉथ है उसको आप रखते हो, और क्लॉथ से वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाती है? कवर हो जाती है, ढक जाती है। उसके अब देखो दोनों में क्या है? क्लॉथ और टेबल का ऊपर का जो सरफेस है उनपे टचिंग भी है, वो ऊपर भी है, और पूरी की पूरी टेबल को क्या करते हो? कवर करती है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अबोव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बता दो आपको, अबोव का प्रयोग टचिंग के लिए नहीं होता। के ऊपर के लिए तो होता है, लेकिन उसका प्रयोग टचिंग के लिए नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्लॉथ का और टेबल का क्या है? टचिंग है। और दूसरा तो यहाँ पर एक और बात, पूरी की पूरी उसको क्या करता है? कवर करता है। तो समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? अबोव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा, इसी यूजिंग में जो दूसरा मैंने आपको रूल बताया, वर्टिकली अबोव, इसका अभी पहले मैंने आपको बताया था एक यूजेस कि देयर द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबोव द ट्री। इसके लिए हम ओवर का भी प्रयोग कर सकते हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, लेकिन वो ट्री के ऊपर है, ट्री से ऊंचे तो है, लेकिन ये नहीं बताया ट्री के ऊपर है, और बिल्कुल कहाँ है? वर्टिकली अबोव है। जो टॉप होगा पेड़ का, उसके बिल्कुल ऊपर जब वो बर्ड्स आएंगे, उसके लिए हम बोल सकते हैं क्या? द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। और देखो यहाँ पर मैंने लिखा है विद टचिंग और विदाउट टचिंग। अब इस एग्जांपल में जब हम पढ़ते हैं तो बर्ड्स का और पेड़ के अंदर, ट्री के अंदर कोई टचिंग नहीं है, लेकिन एक नियम छूटता है, वर्टिकली अबोव। और सिर्फ इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है? और का प्रयोग किया है। मेरे को लगता है कि आपको अबोव और ओवर का जो यूजेज है और जो उसमें डिफरेंस है वो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे यूजेज नंबर सेकंड, इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, कि एक छोर से दूसरी छोर तक या एक छोर से दूसरी छोर के लिए, अगर ऐसा या आर पार ऐसा अगर कहीं अर्थ आता है तो वहां पर ओवर या फिर अक्रोस का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? ओवर। एक बार देखिए इस चीज को कि देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर, की जो नदी है। देखो मैं आपको इसको डायग्राम बना के, पिक्चर बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये आपका एक रिवर है, ये मैंने रिवर बना दी, और समझो ये एक ब्रिज है इसके ऊपर। इस बात को आप समझने की कोशिश करना। ये इसके ऊपर एक ब्रिज है, तो ये एक इसका एक छोर, और एक छोर से दूसरे छोर तक, तो ये सेकंड छोर, और कहाँ है? ये नदी है, और नदी के बिल्कुल ऊपर
वर्टिकली अबो आप कह सकते हो या फिर नदी के बिल्कुल ऊपर और एक छोर से दूसरे छोर पर क्या है, ब्रिज है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, और का प्रयोग किया जाएगा, नहीं कि अबो का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, और की जगह इस यूजेस के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा देखिए एक बार, इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, एक छोर से दूसरी छोर, एक छोर से दूसरी छोर के लिए। और यहाँ पर देखें कि मैंने नदी का ये एक छोटा सा पिक्चर बनाया आपको समझाने के लिए कि एक नदी है, सपोज कि गांव में एक नदी है और नदी के ऊपर एक ब्रिज है। और अब इसके लिए क्या प्रिपोजिशन हम लगाए, अबो लगाए, अबो लगाए, और लगाए, अब लगाए। तो आप यहाँ पर और का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक छोर से दूसरी छोर ये ब्रिज जा रहा है और बिल्कुल वर्टिकली अबो भी दिखाई देगा आपको, ब्रिज दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ये इसके बिल्कुल ऊपर है या नहीं है ना। तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम ओवर का प्रयोग करेंगे। और बिल्कुल एक छोर से दूसरी छोर के लिए अक्रॉस प्रीपोजिशन का भी प्रयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं। यूजेस नंबर 3 ऑफ ओवर in the meaning of all over, in the meaning of all over, what is the meaning of all over, सर्वत्र, हर जगह, सब जगह। जब ऐसा अगर अर्थ निकलता है कि कोई चीज सब जगह है तो वहां पर all के साथ all का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए एक बार आप, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है लगभग देश में सर्वत्र और सब जगह, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह पर बोली जाती है। अगर ऐसा अर्थ निकलता है कि सब जगह, सर्वत्र, तो वहां पे ऑल के साथ ऑल का प्रयोग किया जाएगा। यूज नंबर 4 देखिए, फॉर द आइडिया ऑफ टू बी ओवर, फॉर द आइडिया ऑफ टू बी ओवर, समाप्ति के लिए या समापन को दिखाने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आवर समर हॉलीडेज आर ओवर, आवर समर हॉलीडेज आर ओवर, कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां पड़ी थी अब वो क्या हो गई, खत्म हो गई। तो समाप्ति या समापन को दिखाने के लिए भी ओवर का प्रयोग किया जाता है। इससे नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं वो है अपॉन। अब आप कहोगे सर ये सारी प्रीपोजिशन से कैसे, लेकिन मैंने बताया था भी आपको कि इनका अर्थ तो के ऊपर होता है, लेकिन किसी का से किसी दूसरी चीज की तुलना में से ऊपर, या फिर किसी का सिर्फ के ऊपर, या फिर किसी का वर्टिकली अबो के ऊपर तो है लेकिन बिल्कुल टॉप पर, इसके लिए अबो का इसका ओवर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं अपॉन। अब अपॉन के लिए क्या, यहाँ पर हमने जो यूजेज लिखा है उसके बाद ध्यान से पढ़िए। टू शो द, आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। Don't feel anything and don't worry, you will understand all the prepositions, and if you have any problem just ask me through our comment box, I will give the solution of that. Okay, now listen to me. To show the position of a thing on another thing with motion and jump. अब jump में यहाँ पर क्या लिख दिया कि ज्यादातर जो एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस प्रीपोजिशन अपॉन से पूछे जाते हैं उसमें जंप का जिक्र जरूर होता है। देख लेना जो भी अपॉन से पूछे जाएंगे मोशन भी उसमें होगा और मोशन के साथ जंप का जरूर जिक्र किया होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को थोड़ा और अच्छी तरीके समझाने के लिए, इजी तरीके समझाने के लिए इसको भी इसी के साथ लिखो। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब कोई एक चीज, कोई एक वस्तु, कोई एक प्राणी, कोई एक जीव किसी दूसरी वस्तु, दूसरे प्राणी, दूसरे जीव के ऊपर मोशन के साथ और छलांग के साथ, मोशन होगा, जब छलांग लगाएगा, जंप करेगा तो आपको पता है क्या होगा, मोशन होगा। और उस मोशन के साथ जो छलांग लगाते हुए किसके ऊपर जाएगा, वो दूसरे वस्तु के ऊपर जाएगा, तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। एक बार देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर फैक्ट मैं आपको कर रहा हूं। यहाँ पर द टाइगर जंप अपॉन द डियर, यहाँ पर ना ओवर आ सकता है, ना अबो आ सकता है, ना अप आएगा, या फिर दूसरी जो प्रीपोजिशन जो के ऊपर को दर्शाते हैं वहां पर के ऊपर का जो अर्थ होता है यहाँ पर उस
किसी भी उनमें से किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अर्थ क्या नजर आएगा। अब आप देखें कि टाइगर ने जंप लगाया और किसके ऊपर, डियर के ऊपर। लेकिन इससे पहले की जो स्थिति आप समझे थोड़ा, कि यहाँ पर ये पॉइंट समझे आप कि इस पॉइंट पर कौन है, टाइगर है। इस पॉइंट पे कौन है, डियर है। टाइगर ने किसको देखा, डियर को देखा, और डियर ने जब टाइगर को देखा तो उसने भागना स्टार्ट कर दिया, और टाइगर उसके पीछे पीछे भागता है कि आज मैं को छोड़ूंगा नहीं, पकड़ के रहूंगा। और टाइगर आपको पता है काफी ज्यादा तेजी से भागता है। और टाइगर जब डियर को पकड़ने के लिए जिस पॉइंट पर, जिस समय पर छलांग लगाए, तो जैसे टाइगर ने छलांग लगाई और छलांग लगा, मतलब ये क्या है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ क्या है, ये है मोशन। क्या है ये, मोशन, गति। टाइगर की तो गति तो पहले भी थी, लेकिन जब उसने छलांग लगाई तो उस समय में क्या थी, गति थी, स्पीड थी, और मोशन में है। और मोशन के साथ किसके ऊपर छलांग लगाएगा, डियर के ऊपर। और फिर किसके ऊपर आया, वो डियर के ऊपर, उसका शिकार करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए। लेकिन किसके साथ, मोशन के साथ और छलांग के साथ। तो बताओ किसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अपॉन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। Now we will learn about across preposition and usage number first. To show the meaning on the opposite side of. To show the meaning on the opposite side of. On the opposite side of का मतलब क्या है कि कोई, जैसे कि वही मैं आपको रिवर बताता हूं, जैसे कि ये एक रिवर है, ठीक है। अब एक छोर से दूसरी छोर की बात नहीं कर रहे हैं, इस नियम के अंदर, इस रूल के अंदर क्या कर रहा है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ। एक छोर तो है, लेकिन उसका जो विपरीत छोर है सिर्फ उसकी बात कर रहा है। ऑपोजिट जो साइड है उसकी बात कर रहा है। एक छोर से दूसरी छोर के लिए अलग रखता है, और यहाँ पर बात की उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ, दूसरी छोर की, ऑपोजिट साइड की। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि ये एक रिवर है, और यहाँ पर रिवर पर, जैसे कि रिवर के साइड में इस छोर से बिल्कुल ऑपोजिट, किस साइड में, इस साइड पे। तो यहाँ पर देखिए, माय अंकल लिव्स अक्रॉस द रिवर, कि मेरा जो अंकल है वो नदी के उस पार, एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे रहेगा, उसका घर एक छोर से दूसरे छोर तक कैसे आएगा, नहीं आ सकता ना, कि एक छोर से उसका घर बनना स्टार्ट करे, या उसका घर एक छोर से स्टार्ट होता है और दूसरे छोर पर खत्म होता है, ऐसा तो नहीं है। नदी काफी विशाल हो सकती है, अब उसका घर कैसे टिकेगा नदी के ऊपर, नहीं टिक सकता ना। नो बैलेंस और नो बेसिस, एज यू कैन अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, नदी के उस पार, नदी के उस पार। इस अर्थ को बताने के लिए हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नदी है, नदी के उस पार, दूसरे पार क्या है, मेरे अंकल का घर है। तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अक्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए यूजेस नंबर 2, इन द सेंस ऑफ फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही यूजेस और प्रीपोजिशन के अंदर बताया था। ये भी कहा था उस समय मैंने आपको कि यहाँ पर और की जगह हम अक्रॉस प्रीपोजिशन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और बिल्कुल किस मीनिंग के अर्थ में, देखें एक बार, मीनिंग के आधार पर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। अब यहाँ पर बात आती है एक छोर से दूसरी छोर, एक साइड से दूसरी साइड, और यहाँ पर हम अक्रॉस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और मैंने क्या दे रखा है आपको एग्जांपल, देखें, फिर उससे एग्जांपल यहाँ पे रखा है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बच्चों को समझ में आए कि देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, कि यहाँ पर एक पुल है, और किसके ऊपर, और एक छोर से दूसरे छोर तक, और किसके ऊपर, नदी के ऊपर। जैसे कि मैंने ये पुल बना दिया, ये मैंने पुल का एक आपको थोड़ा सा दर्शाया यहाँ पर एक लाइन कि एक नदी है बहती हुई,
और उसके ऊपर क्या आ गया पुल, और कहां से कहां तक, एक छोर से दूसरे छोर, बिल्कुल ओवर के सेंस में, जो एक साइड से दूसरी साइड के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान दे थोड़ा सा यहाँ पर कि अब आपको लगता है कि सर अगर क्वेश्चन आ जाए, सेंटेंस आ जाए इसी तरीके का कि देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, देयर इज अ ब्रिज ब्लैंक द रिवर, तो डाउट बिल्कुल वाजिब है कि आपके दिमाग में आएगा कि मैं अक्रॉस लगाऊं या फिर ओवर लगाऊं। यू कैन बी पजल्ड बट डोंट बी पजल्ड हियर, आपको पजल होने की आवश्यकता नहीं है। देखो अगर वहां पे सिर्फ ब्लैंक है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप अक्रॉस लगाओगे तो भी आपका ठीक है, ओवर लगाओगे तो भी आपका ठीक है। और जहां तक बात है आपके एग्जाम की, तो एग्जाम में जो आपके इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसके नीचे आपके ऑप्शंस आते हैं, और अगर यही सेंटेंस हुआ, यही क्वेश्चन हुआ प्रीपोजिशन का, और नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही आएगा, या तो अक्रॉस आएगा या फिर और आएगा, तो कहीं भी आपको पजल होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ बिलो। देखिए नंबर फर्स्ट यूज इज इन द सेंस ऑफ लोअर देन समथिंग दैट इज ऑपोजिट ऑफ अबव। अबव का बिल्कुल ये ऑपोजिट है, अबव हुआ था हायर देन समथिंग, और ये क्या है, लोअर देन समथिंग, किसी चीज से या किसी चीज की तुलना में नीचे होना, लो होना, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, बिलो का हम प्रयोग करेंगे। देखिए एक बार एग्जांपल देखें, द लेक इज 500 फीट बिलो सी लेवल, कि जो झील है और वो समुद्र तल से अब ऊंची नहीं, लोअर देन बताया गया है कि जो झील है वो समुद्र तल से 500 फीट की नीचाई पर है, के नीचे है, उसके लिए किसका प्रयोग किया हमने, बिलो का। और वहां पर हायर देन के लिए, लेवल को बताने के लिए या फिर हायर देन को बताने के लिए किसका प्रयोग किया गया था, अबव का। और यहाँ पर लेवल को कम बताने के लिए और बिलो देन को बताने के लिए बिलो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। नंबर सेकंड यूज देखिए एक बार, टू शो द आइडिया ऑफ, टू शो द आइडिया इंफीरियर टू, एक होता है सुपीरियर, और सुपीरियर का ऑपोजिट क्या होता है, इंफीरियर। सुपीरियर होता है सर्वश्रेष्ठ, और जो श्रेष्ठ ना हो, सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ ना हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, इंफीरियर का। जो बिल्कुल कम हो उसके लिए इंफीरियर का प्रयोग किया जाएगा, और सुपीरियर के लिए हम अबव का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ने बिलो। बिलो का एग्जांपल एक बार देखिए इसी यूजेस के लिए। दिस मनी इज बिलो माय वर्क, दिस मनी इज बिलो माय वर्क, कि जो मेरा काम है उसकी तुलना में जो मनी मेरे को मिली है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, उसके लायक मेरा वर्क नहीं है, मेरा वर्क हाई था, और उसके विपरीत या उसकी तुलना में जो पैसा मिला है वो बिल्कुल क्या है, कम है। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बिलो का प्रयोग किया जाएगा। और मैंने कहा सुपीरियर टू को दिखाने के लिए अबव का प्रयोग कर सकते हैं। इसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, अगर अबव का भी, क्योंकि अबव को मैंने वहां पे लिखवाया नहीं था, तो इसी से मैं आपको बताया था। देखेंगे कि दिस मनी इज अबव माय वर्क, या दिस मनी इज अबव हिज वर्क, कि जो ये पैसा दिया जा रहा है ये उसके काम से कहीं ज्यादा है, कि ऐसा तो नहीं कि काम उसने कम किया और पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो क्या कहा जाएगा कि दिस मनी इज अबव हिज वर्क, कि जो पैसा इसको दिया जा रहा है जी इसके काम से बहुत ज्यादा है। तो वहां पे सुपीरियरिटी दिखाई गई है, और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इनफीरियरिटी दिखाई गई है, इनफीरियर दिखाया गया है। और इनफीरियर अगर दिखाया जाता है तो बिलो का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन, यूज ऑफ अंडर, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट अ पोजीशन ऑफ अ थिंग दैट इज वर्टिकली बिलो समथिंग। अबव के लिए वर्टिकली अबव, सॉरी ओवर के लिए वर्टिकली अबव, और अंडर के लिए यहाँ पे क्या आएगा, वर्टिकली बिलो। बिल्कुल वर्टिकली बिलो की पोजीशन को बताने के लिए और बिलो को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अंडर का प्रयोग किया जाएगा। देखिए एक बार एग्जांपल, they took shelter under the trees, they took shelter under the trees,
कि उन्होंने अपना आश्रय दिया है, लेकिन किसके नीचे? पेड़ के नीचे या पेड़ों के नीचे। अब मैं इससे पिक्चर के द्वारा आपको इसको समझाता हूँ थोड़ा, और मेरे ख्याल से आपकी इसको समझ में आ रहा होगा। दोबारा देखिए, अगर कोई डाउट है तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट कि अंडर का प्रयोग किया जाता है बताने के लिए, दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए आप पोजीशन, एक स्थिति को, ऑफ अ थिंग, इसकी स्थिति को, एक वस्तु की स्थिति को, दैट इज वर्टिकली बिलो, जो क्या है? वर्टिकली बिलो है, वर्टिकली नीचे है, और किसी दूसरी चीज के। इस नियम के लिए अंडर का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए यहाँ पे पिक्चर, थोड़ा सा स्पेस मेरे पास बचा हुआ है, तो इससे मैं भी एडजस्ट करूंगा, आप भी एडजस्ट करें। कि जैसे यहाँ पर एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये हमने एक पेड़ का एक शेप बनाया। मुझे पता है ज्यादा अच्छा मैंने नहीं बनाया, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, बट डजंट मैटर, यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट। और यहाँ पर देखो, इसका जो कवरिंग है, कवरिंग एरिया यहाँ तक है, और वर्टिकली क्या बताया गया? अंडर बताया गया। जो शेल्टर उन्होंने ले रखा है, आश्रय उन्होंने ले रखा है पेड़ के नीचे, या और भी पेड़ है, ट्रीज बोला है, और भी पेड़ है, लेकिन मैं एक से आपको इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति, एक या एक से ज्यादा जो भी है, यहाँ पर उन्होंने शेल्टर ले रखा, तो ये क्या है? वर्टिकली क्या है? लो है। और इस कवरिंग एरिया से बाहर नहीं है, बाहर जाएगा तो यहाँ पर फिर अंडर का यूज नहीं होगा, किसी दूसरी प्रीपोजिशन का यूज होगा, और वो डिपेंड करता है पोजीशन से। अगर ये बाहर होगा तो यहाँ पे डाउन भी आ सकता है, नीचे साइड भी आ सकता है, ठीक है, बिसाइड भी आ सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्टिकली बिलो। इस पोजीशन के लिए अब ये ट्री है, ट्री के बिल्कुल वर्टिकली बिलो, नीचे कौन है? कोई व्यक्ति, और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अंडर का। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, they took shelter under the trees, इन्होंने अपना शेल्टर लिया, लेकिन किसके नीचे? ट्रीज के नीचे। This is through preposition and the usage number first of through preposition to indicate movement from one end of an opening or a passage to the other। समझने की कोशिश करें। जब मूवमेंट होता है किसी एक ओपनिंग या एक पैसेज, जैसे कोई एक ऐसी, जैसे सुरंग की बात करें हम, सिलेंड्रिकल जो चीजें हैं, जैसे सुरंग हो गया, और उसके एक ओपनिंग से, एक रास्ते से होकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलना, कह सकते हैं आप। एक रास्ते से होकर आपने एंट्री की, और दूसरे रास्ते से आप क्या करते हो? आप बाहर जाते हो। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। तभी तो कहा कि फ्रॉम वन ओपनिंग टू द अनदर ओपनिंग, कि एक जो खुला हुआ उसका मुंह है, जैसे सुरंग है, एक साइड का उसका मुंह खुला हुआ है, एक रास्ता है, उससे आप एंट्री ली, और उसका ही जो दूसरा एंड है, सेकेंड ओपनिंग है, दूसरा एंड है, उससे होकर आप बाहर निकल जाते हो। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। ये पहले आप एक बार यहाँ पर एग्जांपल जो दिया गया है उसको देखें। द ट्रेन पास थ्रू द टनल, की जो ट्रेन है वो गुजरी, लेकिन किससे होकर? एक सुरंग से होकर। अब हुआ क्या होगा कि जैसे यहाँ पर बता रहा हूं, जैसे ये एक टनल है, समझने की कोशिश करना, ये टनल है, और ट्रेन यहां से आई, यहां तक पहुंची, ट्रेन भी इसके अंदर एंट्री करने हमें दिख रहा है, नॉट लुकेबल, और इससे होकर एक ओपनिंग से होकर और दूसरे ओपनिंग से निकलकर चली जाती है। ऐसी पोजीशन को बताने के लिए थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए, in the meaning by means of साधन को, स्रोत को, सोर्स को बताने के लिए, कि किसके माध्यम से, माध्यम आप समझ सकते हो, किसके माध्यम से, या माध्यम को बताने के लिए भी हम थ्रू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मैंने मैसेज पढ़ा व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा,
आपने कहा कि मेरे को सूचना मिली, फोन के द्वारा मिली, व्हाट्सएप के द्वारा मिली, या फिर टीवी के द्वारा मिली, रेडियो के द्वारा मिली, न्यूज़पेपर के द्वारा, ऐसे जो मीन्स हैं, जो साधन है, माध्यम है, उनके लिए थ्रू का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल, नाउअडेज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल इन दिनों जो कि कोविड-19 का प्रकोप काफी जोरों पर है और हम सब अपने अपने घरों में जहां पर है वहीं पर आराम से बैठेंगे। आराम तो क्या है, हर कोई आदमी बाहर आना चाहता है लेकिन नहीं आ सकते, लॉकडाउन लगा हुआ है और ये सब हमारी भलाई के लिए। अगर हम आज अपने घर पर बने रहेंगे, अपनी जगह पर बने रहेंगे, तो हम ना खुद अपने आप को सेफ रखेंगे, अपने घर वालों को सेफ रखेंगे और दूसरे लोगों को भी सेफ रखेंगे। और हमारी छोटी सी कोशिश है कि हम आपको कुछ ना कुछ भेजते रहें, टीचिंग मटेरियल, स्टडी मटेरियल, ताकि आप घर पर ही अपना थोड़ी जो पढ़ाई है उसको कर सके, उसको समझ सके। और हमारा प्रयास है कि हर एक चीज आपको खुलकर बताया जाए कि घर बैठे आपको समझ में आ जाए। जब आप लौट कर आओगे दोबारा तो फिर हमें आगे से पढ़ाएं, या फिर आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको थोड़ा सा समझाया जाए और फिर हम आगे बढ़े। ये देखिए हमारा टाइम वेस्ट चला गया 2 महीने 3 महीने, ऐसा ना हो। तो मैं ये कहूंगा कि आप घर पर रहकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और जो बात समझ में नहीं आए तो आपके जो टीचर्स हैं उनसे आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू करें या यूट्यूब चैनल जो आपका कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू आप बातचीत करें, उनसे पूछें, उनको अपना जो प्रॉब्लम हो बताएं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आगे कि नाउअडेज चिल्ड्रन आर स्टडीइंग थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, कि इस समय में इन दिनों जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से? ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो बिल्कुल ठीक है, जो माध्यम है उसको दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, इन अ सेंस ऑफ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, कि आरंभ से लेकर अंत तक। अगर कोई कार्य कंटिन्यू था आरंभ से लेकर अंत तक, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। कि पूरे दिन भर, पूरी रात भर, पूरे ग्रीष्मकालीन समय के दौरान या पूरे जो शरद ऋतु आई थी, जो विंटर सीजन आया था, उसके अंदर पूरा का पूरा दिखाने के लिए वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है? थ्रू का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर इट वाज रेन थ्रू द नाइट, कि पूरी रात क्या होती रही? बारिश होती रही। लेकिन पूरी रात बारिश होती रही कब से कब तक? रात के आरंभ होने से रात के खत्म होने तक। रात के आरंभ होने से रात के खत्म होने तक। अगर ऐसा सेंस है तो इसके अर्थ में थ्रू का प्रयोग किया जाएगा। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। Now along the question, unit number first. It is used to indicate movement in the same line of something. Movement, आप कह सकते हैं गति। जब आपकी गति हो किसी एक ही लाइन में, किसी एक चीज के एक ही लाइन में, एक ही छोर पर जब आप गति कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अलोंग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब एक ही लाइन को आप समझें, जैसे कि सड़क है, रोड है, उसके कितने कॉर्नर? 2 कॉर्नर होंगे, 2 छोर होंगे। और अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि हमें लेफ्ट साइड में चलना चाहिए तो हम किस साइड में चलते हैं? लेफ्ट साइड में। और रोड के साइड में नीचे या रोड के एक किनारे पर आप जब चलते हो, रोड के बिल्कुल एक किनारे पर, उसके किनारे किनारे एक लाइन, बिल्कुल एक लाइन में किनारे किनारे पर आप चलते हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अलोंग का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल, दे वर वॉकिंग अलोंग द रिवर, कि वो चल रहे थे, लेकिन किसके साथ साथ? किसके किनारे किनारे? अलोंग का मतलब यहाँ पर क्या है? किनारे किनारे, किसी चीज के। जैसे यहाँ पर किसका जिक्र कर दिया? रिवर का यहाँ पे जिक्र कर दिया, तो रिवर के किनारे किनारे। सड़क का जिक्र होगा किसके किनारे? सड़क के किनारे किनारे। और अगर हम बात करें स्कूल बिल्डिंग का, स्कूल बिल्डिंग के किनारे, स्कूल बिल्डिंग के अंदर नहीं,
स्कूल बिल्डिंग के किनारे किनारे साथ साथ, इस सेंस में अलोंग का प्रयोग किया जाए। देखिए एक बार कि वो चल रहे थे नदी के किनारे किनारे, वे नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। हम नदी के अंदर नहीं जा रहे थे, नदी के ऊपर चल ही नहीं सकते, तो नदी का जो एक छोर है, एक जो कॉर्नर है, बैंक है, उसके किनारे किनारे वो चल रहे थे, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? अलोंग का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए नंबर 7 यूज टू शो कंपनी, और किसके साथ? अलोंग प्लस विद। अब यहाँ पर अलोंग के साथ हमें किसको ऐड करना पड़ेगा? विद को। अलोंग के साथ जब विद को हम ऐड करेंगे तो ये जो अर्थ निकलेगा इसका कंपनी निकलेगा। कंपनी क्या? साथ या संगति को बताने के लिए, जैसे कि विद का प्रयोग किया था हमने पहले साथ या संगति को बताने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अलोंग के साथ विद का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां पर क्या लिखा है? क्या इसका मीनिंग निकलेगा? संगति या साथ। तो क्या पता चला? संगति और साथ को बताने के लिए भी अलोंग के साथ विद को मिलाकर हम यहाँ पर अलोंग का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए She went to Mumbai along with her parents, कि वह अपनी पेरेंट्स के साथ। अब किनारे किनारे का तो कोई भाव आया नहीं क्योंकि विद लग गया, तो वहां पे संगति आएगी कि वह अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ चली गई? मुंबई चली गई। तो ऐसे हमें अलोंग का प्रयोग करना पड़ेगा। Now we are going to learn four prepositions and the first usage of for to show periods of time or uncertain time. You can understand uncertain time, uncertain periods of time. अनिश्चित समय को बताने के लिए। अब अनिश्चित समय क्या है? ये आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा, फॉर और सिंस का यूजेस जो कि परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। तो अनसर्टेन टाइम जैसे कि 2 आवर्स, 3 डेज, 5 मंथ्स, 2 इयर्स, ये अनसर्टेन टाइम की कैटेगरी में आते हैं। और इसी का फॉर का जो ऑपोजिट है सिंस, SINCE, सिंस, ये भी प्रीपोजिशन है। ये सर्टेन टाइम के लिए यूज की जाती है। और सर्टेन टाइम क्या है? जैसे कि 2012, 2019, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2018, लाइक दिस। और दूसरा चाइल्डहुड, यूथ, ये ऐसे टाइम्स हैं, पीरियड्स हैं, स्टेजेस हैं जो सर्टेन हैं, जो एक बार आते हैं। हमारा जो बचपन है, हमारा जो बचपन है हमारे जीवन में एक बार आया और एक बार आकर चला गया, तो ये अनसर्टेन नहीं है, निश्चित है। 2018 एक बार आई और आकर चली गई, समझ में आ रहा है? तो ऐसी जो सर्टेन जो टाइम है, पीरियड्स ऑफ टाइम है, उनके लिए तो सिंस प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। और अनसर्टेन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 2 डेज, 5 मिनट्स, 5 आवर्स, लाइक दिस, इसके लिए हमें किसका प्रयोग किया जाएगा? करना पड़ेगा अनसर्टेन टाइम के लिए। ये सारे अनसर्टेन टाइम है और इनके लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए इस बार He has been flying a kite for 2 hours. अब 2 hours है, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे? आज के, कल के, सुबह के, शाम के। कोई यहाँ पर स्थिति नहीं है, निश्चितता बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग किया। कि कैसे? कि वह 2 घंटों से एक पतंग उड़ा रहा है। पतंग तो उड़ा रहा है 2 घंटों से, लेकिन ये नहीं पता कि वो 2 घंटे सुबह के, शाम के हैं, आज के हैं, कल के हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। समझ में आया? सिर्फ सेंटेंस पता चल रहा है कि वो 2 घंटों से पतंग उड़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू रिटन हमें अभी कुछ पता नहीं चला। अंडरस्टैंड नॉट? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर का प्रयोग किया जाएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर दूं, क्योंकि सिंस भी मैं चाहता हूं, इसी से मैं आपको समझा दूं कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, बस एक चीज कि क्या? कि he has been flying a kite since morning. Since morning. अब मॉर्निंग क्या है? सुबह। और आप कह सकते since today's morning, कि आज सुबह से, आज सुबह से वो क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है। तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंस का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 आवर्स है तो फॉर का प्रयोग किया जाएगा। आगे
यूजिंग नंबर 7 टू शो सेपरेशन एंड डायरेक्शन। सेपरेशन, अब आपने सोचा कि सेपरेशन सर आपने फ्रॉम में बताया और डबल एफ ऑफ में बताया और आप फिर आप सेपरेशन बता रहे हो किसमें, फॉर में, तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकता है। मैंने बोला कि जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑप्शन से पूछे जाएंगे और सेपरेशन भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वहां पर पूछ रहा है, तो उसके आधार पर हमने चाहे तो फॉर का या ऑफ का या फ्रॉम का, लेकिन ज्यादातर सेपरेशन के लिए ऑफ और फ्रॉम का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बार इसको भी समझे आप, टू शो सेपरेशन एंड डायरेक्शन, अलगाव को, अलग होने को और एक दिशा को दिखाने के लिए डायरेक्शन के द्वार से होता है, फॉर का भी यूज होता है। अब इस एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा। देखिए एग्जांपल देखिए बार कि माय ब्रदर हैज लेफ्ट फॉर इंग्लैंड, कि मेरा भाई किसके लिए चला गया है, इंग्लैंड के लिए चला गया है। अब समझो कि मेरा भाई इंडिया में रहता है और इंग्लैंड के लिए वो चला गया है, तो उसको किसको छोड़ना पड़ा, इंडिया को। तो इंडिया को जब उसने छोड़ा और किसके लिए गया, इंग्लैंड के लिए, तो वहां पर क्या है, सेपरेशन। लेकिन आगे की डायरेक्शन उसकी क्या है, इंग्लैंड के लिए, तो यहाँ पर सेपरेशन भी नजर आ रहा है और डायरेक्शन दोनों नजर आ रहा है, तो इसके लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। नंबर 3, इन द सेंस ऑफ सेक ऑफ, सेक ऑफ मतलब के लिए, के प्रति, के पक्ष में, के खातिर, बिल्कुल ये सब बिल्कुल ठीक रहेगा, के खातिर या के लिए। और बिल्कुल इस अर्थ में काफी बार हमने फॉर का यूज किया है, उस सेंस तो समझते ही है। जब अर्थ को क्या लगता है के लिए, तो किसका यूज करते हैं, फॉर का। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सेंटेंस को समझना चाहिए कि के लिए टू का प्रयोग होता है और बाकी कुछ एक और प्रीपोजिशंस का भी प्रयोग होता है। तो डोंट बी डिस्टर्ब, अभी फिलहाल आप फॉर पर ही अपना कंसंट्रेट करें। देखें नंबर 3, द पेरेंट्स एडवाइस द चिल्ड्रन ओनली फॉर देयर गुडनेस, कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं और सिर्फ किसकी भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके बच्चों की भलाई के लिए। तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हमें जब भी कोई बात कहते हैं, एडवाइस देते हैं, तो वो हमारे लिए भलाई के लिए कहते हैं, हमारी भलाई ही वो चाहते हैं। इसलिए पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें सलाह देते हैं, उनकी सलाह। और बिल्कुल कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि बच्चों को गलत सलाह दे, उनकी सलाह को हमें समझना चाहिए। देखिए एक बार दोबारा क्या पढ़ा मैंने, द पेरेंट्स एडवाइस द चिल्ड्रन ओनली फॉर, सिर्फ के लिए, और दोनों क्या करना है यहाँ पे के लिए, और उसी के लिए मैंने लिखा सेक ऑफ। तो देखिए ओनली फॉर देयर गुडनेस, की जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बच्चों की भलाई के लिए सलाह देते हैं। मुझे लगता है कि आज जितने प्रीपोजिशंस आपने पढ़ी हैं, जैसे कि फॉर पढ़ा, ये सारी प्रीपोजिशंस आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कुछ एक प्रीपोजिशंस हैं, उनको थोड़ा मैं और भी बता देता हूँ। जैसे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है के दौरान, इन द कोर्स ऑफ, कि कोई एक स्पेसिफाइड समय है, एक सर्टेन समय है और सर्टेन समय के दौरान, उस सर्टेन समय के दौरान कोई कार्य किया गया या कार्य हुआ और के दौरान का अर्थ नजर आता है, तो वहां पे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए बता रहा हूं, ड्यूरिंग द वॉर मैनी पीपल वर किल्ड, कि ड्यूरिंग द वॉर, किसके दौरान, युद्ध के दौरान बहुत से लोगों को मार दिया गया, बहुत से लोगों को मार दिया गया। आई learned the computer course during my summer holidays। अब यहाँ पर कहा कि मैंने अपनी ग्रीष्म काल की जो छुट्टियां आती हैं उसमें कौन सा कोर्स मैंने सीखा, कंप्यूटर का कोर्स मैंने सीखा। तो के दौरान, इन द कोर्स ऑफ, और स्पेसिफाइड टाइम यहाँ पर बताया कि समर हॉलीडेज, ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, लाइक दैट। तो इनके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाएगा। एक होता विदिन की बात हम करें, विदिन के अंदर, विदिन का मतलब क्या होता है, के अंदर। अब विदिन को थोड़ा समझे आप यहाँ पर, जब कोई काम
किसी गिवन समय के अंदर हो जाता है। सॉरी, दोबारा समझे कि जब कोई काम किसी गिवन समय के अंदर के भीतर उस समय से पहले समय के अंदर हो जाता है तो उसके लिए विदिन का प्रयोग किया जाता है। ड्यूरिंग के लिए नहीं, ड्यूरिंग तो क्या होता है के दौरान, और यहाँ पर क्या है के अंदर, तो वहां उसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, विदिन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, आप एक एग्जाम्पल देखें, सुने, लिसन टू मी। I will complete my homework within 1 hour, कि मैं अपना जो होमवर्क है वो 1 घंटे में पूरा कर लूंगा, 1 घंटे के अंदर पूरा कर लूंगा। तो किसका, ड्यूरिंग तो नहीं कि ड्यूरिंग 1 आवर 1 घंटे के दौरान करूंगा, नहीं, 1 घंटे के अंदर कर लूंगा। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, विदिन का प्रयोग किया जाएगा। कुछ एक और प्रीपोजिशंस है, क्योंकि प्रीपोजिशंस एक काफी बड़ा पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस थी मैंने लगभग उन सभी प्रीपोजिशंस को आपको पढ़ाया है और मुझे होप है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है और आया होगा। अभी देखिए, जैसे अप डाउन, आपका यहाँ पर यूज हुआ के ऊपर के लिए, तो आपका यूज हुआ यहाँ पर के ऊपर के लिए, कि वो हायर देन नहीं है, यहाँ पर अबव भी नहीं बता रहा, ना ओवर बता रहा है, क्योंकि ओवर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, वर्टिकली अबव के लिए, तो अप नहीं आएगा। अगर हम बात करें अबव का, हायर देन के लिए आता है, किसी दूसरी चीज से जब तुलना की जाती है और उससे ऊंचा होता है, किसका यूज किया जाता है, अबव का यूज किया जाता है। लेकिन अब सिर्फ किसके अर्थ में, के ऊपर के अर्थ में, और डाउन के नीचे के अर्थ में। लेकिन यहां पर नहीं आया बिलो देन, वर्टिकली बिलो, ऐसा कोई अर्थ नहीं नजर आया, तो उसके लिए डाउन, सिर्फ बिल्कुल सिंपल अर्थ में के नीचे के लिए डाउन, के ऊपर के लिए इसका यूज किया जाएगा, अप के लिए किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी प्रीपोजिशंस हैं, जैसे कि एक दो और मैं आपको बता देता हूं। बिहाइंड, पीछे के लिए आपको किसका प्रयोग करना पड़ता है, बिहाइंड का। और नियर भी प्रीपोजिशन है, नजदीक, और जिसके लिए हमने बिसाइड पढ़ा, बाय पढ़ा, नियर मी, अंडरस्टैंड। इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नियर, नजदीकी को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो काफी ऐसे प्रीपोजिशंस हैं और मैंने कोशिश की है कि लगभग जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, प्रीपोजिशंस हैं, उनको मैं आपको बताऊं। प्रीपोजिशन लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया था, कि बच्चों को शायद पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं आपको। प्रीपोजिशन जो एक वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और उससे शब्दों से 2 शब्दों से, एक तो होता है प्री मतलब पहले, और पोजीशन मतलब स्थिति, पोजीशन मतलब स्थिति, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा। पोजीशन मतलब स्थिति, कि जो किसी स्थिति से पहले आए उस वर्ड को क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे कनेक्शन बताया गया कि एक नाउन का दूसरे नाउन से, प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन से, और उनसे पहले कनेक्शन को बताने के लिए उनसे पहले जिस वर्ड का प्रयोग, उनकी पोजीशन, कनेक्शन, इनको बताने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया गया उसको क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। तो मुझे लगता है कि आपको जो भी आज पढ़ाया गया और पहले पढ़ाया गया वो बिल्कुल समझ में आया था, और आज भी जो पढ़ाया गया वो भी बिल्कुल समझ में आ रहा है या फिर आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सबको समझ में आए, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को भी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।